गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी तक कई सारे लेसन्स के मैंने वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं, तो आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे और पढ़ाई भी करी होगी। आज पढ़ने वाले हैं हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट ए का चौथा लेसन, स्वतंत्रता और समानता के बारे में। ये लेसन 2 पार्ट में पूरा होगा। आज के इस पार्ट में हम केवल स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें हम समानता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी इन वीडियोस को देखते रहें और घर बैठकर आप पढ़ाई करते रहें। एग्जाम्स निश्चित रूप से होने हैं, बोर्ड एग्जाम है आपके, तो उस हिसाब से आप तैयारी करते रहें। क्वेश्चन आंसर्स भी आप याद करते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं तो वो मैं तैयार कर रहा हूं। तो ये लेसन जो है, चौथा लेसन पूरा होने के बाद हमारे पॉलिटिकल साइंस में दोनों भाग में से एक एक इकाई पूरी हो जाएगी। तो इस एक एक इकाई पूरी होने के बाद मैं जो अगला वीडियो डालूंगा इस लेसन के बाद में, वो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। यानी इस इकाई तक जितने लेसन आपके इसमें आने हैं पार्ट ए में से, ये जो मैंने जिनको हाईलाइट किया हुआ है, ये लेसन इस साल के सिलेबस में से कट गए हैं। जैसे फर्स्ट इकाई में से तीसरा लेसन हट गया, इकाई थर्ड पूरी की पूरी हट गई। ये 4 और 1 5 लेसन फर्स्ट पार्ट में से हटे हैं। इसके बाद खंड ब की अगर हम बात करें, फर्स्ट इकाई में से सेकंड लेसन को हटा दिया गया है और ये दोनों लेसन के वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। तो पार्ट ए का फर्स्ट इकाई और पार्ट बी की फर्स्ट इकाई कंप्लीट हो जाएगी इस चौथे लेसन के बाद। उसके बाद में यहाँ तक के जो लेसन्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आप देखते रहें और अपनी पढ़ाई को आप नियमित बनाए रखें और अच्छे परसेंटेज से आप 12th के एग्जाम को आप क्लियर करें इस कोरोना काल में भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की ये क्लास स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में। स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी के बारे में। तो पहला टॉपिक है स्वतंत्रता, लिबर्टी के बारे में। जैसा कि आप सब परिचित हैं, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, लिबर्टी किसे कहते हैं, फ्रीडम, बहुत सारे शब्दों को हम इसके लिए काम में लेते हैं। या यूं कहें कि हम घर पे भी कई बार इन शब्दों के प्रयोग करते हैं। घर वाले हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, बंधन लगाते हैं और हम उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उन पाबंदियों को तोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों में स्वतंत्रता शब्द का यूज कर रहे होते हैं। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी अगर इस शब्द की हम व्याख्या करें, इस शब्द का अर्थ पता करें, तो अंग्रेजी का जो लिबर्टी शब्द है उसका ये हिंदी रूपांतरण है। और लिबर्टी का अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति। ये इच्छानुसार कार्य करने की छूट है। यानी अगर हम दूसरे रूप में अगर इसको देखें तो बंधनों का अभाव का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं हो, बंधन नहीं हो, अर्थात आपको इच्छानुसार कार्य करने की छूट दी जाए। व्यापक रूप में स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, आंदोलन है। यानी अगर हम स्वतंत्रता शब्द के गूढ़ अर्थ को देखें तो ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपना प्राणोत्सर्ग अर्थात प्राणों का उत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग था। यानी इस स्वतंत्रता शब्द को आप बहुत हल्के में नहीं लें। ये एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाएं हैं, ये एक आंदोलन है। और इस आंदोलन को लड़ने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे कई असंख्य लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग भी किया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, सभी का केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। यानी इन अन्य देशों की भी अगर हम बात करें तो चाहे वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, इन सभी का केंद्रीय पक्ष जो था वो क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली ये अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, पैट्रिक हेनरी के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती है। मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। देखिए आप, कितनी अच्छी बात कही है पैट्रिक हेनरी ने कि स्वतंत्रता का महत्व अगर हम देखें तो इन शब्दों से हमें बहुत भली भांति परिचित हो जाता है कि वो कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए और स्वतंत्रता नहीं तो फिर
मृत्यु दे दीजिए। अर्थात पराधीनता के जीवन से तो मृत्यु हो जाना ज्यादा बेहतर है। बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष के प्रतीक हैं। यानी बाल गंगाधर तिलक जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख प्रणेता भी रहे हैं, उनके जो ये शब्द हैं, कौन से? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अर्थात स्वतंत्रता जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होता है और वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसे ही इतिहासकार रीची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है। यानी इतिहासकार रीची जो है वो स्वतंत्रता को जीवन के अधिकार के बाद, यानी सबसे पहला तो जीवन का अधिकार और उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। यह अन्य साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा की। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है? तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा। देखिए आप, कितनी अच्छी बात है। यदि आप स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों के अभाव से लेते हैं कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं हो, कोई पाबंदी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति की अगर आप कल्पना करें तो क्या होगा? मनुष्य आपस में ही संघर्ष कर करके ही नष्ट हो जाएगा। जब उस पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी, तो क्या होगा? वो आपस में ही संघर्ष करेंगे और संघर्ष के द्वारा उनका विनाश हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में सबल या सक्षम जो होंगे वो ही स्वतंत्र होंगे और बाकी तो लोग उनके क्या होंगे? अधीन होंगे। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? यानी जब हम इसको बंधनों का अभाव मानते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। देखिए आप, कितनी अच्छी परिभाषा है इसकी कि स्वतंत्रता को हम बंधनों का अभाव तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर व्यक्ति आपस में ही संघर्ष के द्वारा नष्ट हो जाएगा। तो क्या माने? स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति है, यानी उसे अगर इच्छानुसार कार्य करने दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र है। लेकिन साथ ही कंडीशन क्या है कि इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। यानी एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है तो दूसरों के लिए भी तो स्वतंत्रता है। ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार हुए, एक बंधनों का अभाव और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का होना। यानी पहली परिस्थिति तो थी बंधनों का अभाव और दूसरी परिस्थिति हमने पढ़ी युक्ति युक्त बंधनों का अभाव। यानी बंधन तो हो लेकिन कैसे हो? युक्ति युक्त, अर्थात औचित्यपूर्ण बंधन हो, अनावश्यक उस पर बंधन, अनावश्यक पाबंदियां उस पर नहीं हो और बिल्कुल खुला भी वो नहीं हो। इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात आवश्यक है। यानी अगर हमने ये दो विचार निकल कर आए हैं कि एक तो बंधनों का अभाव और दूसरा युक्ति युक्त बंधनों का अभाव, अब इन दोनों विचारों पर हम और भी अच्छे से डीपली इस पर हम विचार करते हैं। तो पहला है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। यानी पहला जो था एक बंधनों का अभाव, अगर इसको हम देखें तो ये क्या है? नकारात्मक अर्थ निकल कर आता है इसका। यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, यानी वो जैसा चाहे वैसा कर सकता हो, पूरी तरह से उसे मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौतावादी विचारक, यानी सामाजिक समझौता के जो विचारक थे, आप सबको पता होगा, तीन विचारक थे सामाजिक समझौतावादी विचारक, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। देखिए आप, सामाजिक समझौतावादी विचारक जो हॉब्स हैं उनके अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? निरोध। निरोध यानी किसी तरह का अवरोध नहीं हो, किसी तरह का नियंत्रण नहीं हो, किसी तरह की रोक टोक नहीं हो, नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। दूसरी तरफ रूसो भी इसी अवधारणा से प्रभावित था। अब दूसरी तरफ व्यक्तिवादी विचारक जो थे, J.S. मिल वगैरह,
तो व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। J.S. मिल इसी वर्ग में शामिल चिंतक हैं जो कहते हैं अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। यानी इन सारे टॉपिक में J.S. मिल के विचार क्या है कि अंतःकरण, विचार, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म हो, प्रकाशन हो, व्यवसाय हो, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, उसे निर्बाध छोड़ देना चाहिए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में मिल कहता है राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी J.S. मिल के विचार क्या है कि राज्य को इन सब मामलों में, राज्य को उसके निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे खुला छोड़ देना चाहिए। नकारात्मक अवधारणा मानती है, यानी ये जो नकारात्मक अवधारणा है कि उसको खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये इस अवधारणा की क्या क्या इसके विचार हैं वो देखिए आप। पहला है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी नकारात्मक अवधारणा के अनुसार पहला पॉइंट है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अर्थात उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो तो वो स्वतंत्रता है। दूसरा है राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, अर्थात J.S. मिल जैसे व्यक्तिवादी विचारक और समझौतावादी विचारक जो हैं, जो व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव की दलील देते हैं, तो वो राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से, यानी वो राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित मानते हैं और उस राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, सीमित होती है, ऐसा उनका मानना है। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। नकारात्मक अवधारणा के अनुसार क्या है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार कैसी होती है, अच्छी सरकार होती है। फिर है मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है। यानी इन अवधारणा, ये जो अवधारणा है नकारात्मक अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार इनका मानना क्या है कि मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत, यानी अगर व्यक्ति का ज्यादा विकास करना है, व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ना है, मानव सभ्यता का विकास करना है, तो उसे उसके सामने क्या होना चाहिए, खुली प्रतियोगिता, यानी उसके ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत ही हितकर है। पांचवा है सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। यानी सरकार के द्वारा जो समर्थित, सरकार जो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समुदाय विशेष को जो संरक्षण देती है वो व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये जो 5 पॉइंट हमने पढ़े, ये नकारात्मक अवधारणा की विशेषताएं हैं या नकारात्मक अवधारणा के जो बिंदु हैं वो इन सबको वो मानते हैं। चलिए आगे, वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहां ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में जहां माना जाता है, जहां मनुष्य परस्पर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर हैं, स्वतंत्रता का ये अर्थ तार्किक नहीं है। यानी जहां वैश्वीकरण की बात हम करते हैं तो ये जो तर्क ऊपर दिए गए हैं ये तर्क तार्किक नहीं है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, यानी हम उसे खुला नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, कोई किसी की मानेगा ही नहीं। तो समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है। फिर बात करते हैं अपन स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। यानी पहले हमने पढ़ा नकारात्मक अर्थ, अब बात है सकारात्मक अर्थ की। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य और आदर्शवादी जो विचारधारा है इसके साथ सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जुड़ी हुई है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र की समर्थक है। यानी हमने देखा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए, न्यूनतम, कम से कम, यानी उसका जो कार्यक्षेत्र है राज्य को कम से कम काम करना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो राज्य की भूमिका को अधिक से अधिक मानती है कि राज्य को अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। राज्य अपनी सकारात्मक कार्यवाही द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का सचमुच उपयोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, अंडरलाइन कर लें आप, कि
स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, बल्कि ये स्वच्छंदता तो मनुष्य को अधःपतित कर पशु तुल्य बना देती है। यानी अगर उसके ऊपर बिल्कुल बंधन नहीं होंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी तरह का नियंत्रण नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाएगा। और स्वच्छंद होते ही उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? पशु तुल्य, पशु के समान उसका व्यवहार हो जाएगा। मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाए जाएं। बंधन कैसे? उचित बंधन, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता सकारात्मक स्वरूप में इसकी पक्षधर है कि स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। अब देखिए आप, पहले हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे, अभी सकारात्मक स्वतंत्रता के पॉइंट्स आप पढ़ें कि इनकी क्या मान्यता है। स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। प्रतिबंध कैसे? युक्ति युक्त, तर्क संगत। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है, यानी समाज से अलग व्यक्ति नहीं हो सकता, तो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और समाज और व्यक्ति के हित आपस में क्या है? एक दूसरे से निर्भर है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है, यानी स्वतंत्रता सही मायने में कब होगी? राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में है। तब ऐसी स्थिति में ही सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे। चौथा है, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। यानी राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता कितनी भी दे दी जाए, लेकिन अगर व्यक्ति के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो ये सब बेकार है। यानी सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है? अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, धनोपार्जन। तो जब तक उसकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता क्या है? निरर्थक है, निस्सार है, बेकार है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। अब हम देखें कि स्वतंत्रता के अस्तित्व को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। तो दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना भी आवश्यक है। और ये कब संभव होगा? जब उस पर युक्ति युक्त बंधन होंगे, उचित बंधन उस पर लगाए जाएंगे, तभी दूसरों की स्वतंत्रता भी कायम रह सकती है। छठा पॉइंट है, स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। यानी स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती है, इसलिए उन पर युक्ति युक्त बंधन आवश्यक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपन स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकार, हम जिनको कह सकते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी। और एक एक करके हम इन स्वतंत्रताओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, स्वतंत्रता के विविध रूप कौन कौन से हैं या स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप इनको पॉइंट्स को, एक एक को, टॉपिक्स को याद रखें और इनके अंदर क्या डिटेल लिखनी है उनका थोड़ा थोड़ा सा कीवर्ड्स के रूप में आप इनको याद रखें। जैसे मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये कीवर्ड्स आप याद रखें ताकि आप इनकी डिटेल लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। मनुष्य को स्वतंत्रता का ये रूप, मनुष्य ये किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि इसका नाम है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी, जो नेचर से प्राप्त होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। तो ये किसी संस्था या किसी मानवीय व्यक्ति से, किसी मनुष्य से या संस्था से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित होती है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता है, यानी व्यक्ति चाहे तो भी इस स्वतंत्रता का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। यह स्वतंत्रता जब राज्य का अस्तित्व भी नहीं हुआ था, यानी राज्य अपने अस्तित्व में भी नहीं आया था, उससे पूर्व की अवस्था कहलाती है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही यह स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। यानी ये जो स्वतंत्रता है ये राज्य की स्थापना के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। रूसो ने इस संबंध में कहा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यानी रूसो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, रूसो किस प्रकार की स्वतंत्रता का पक्षधर है? नकारात्मक स्वतंत्रता का, अर्थात वो चाहता है कि बंधनों का अभाव हो। तो रूसो क्या कहता है? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, यानी जब पैदा होता है तब तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन
वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक थे। समझौतावादी, सामाजिक समझौतावादी विचारक हाब्स, लाक, रूसो या जो व्यक्तिवादी विचारक थे जेएस मिल वगैरह, ये सब इसी प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। दूसरी स्वतंत्रता का प्रकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। बंधन कब लगाए जा सकते हैं? समाज हित में, और ये आवश्यक भी है। तो व्यक्तिगत कार्यों में उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन समाज हित में उस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। उन्हें अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी इन सब चीज़ों में उसे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा उस परिवार, धर्म को मानना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जीवन शैली, उसका रहन सहन, खान पान, आचार विचार, धर्म का कौन से धर्म को अपनाए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है, अब ध्यान दीजिए आप, यानी ये आती तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत है। आपका वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार, आपका सब कुछ ये कैसा होना चाहिए, वो आप कैसा भी हो सकता है, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे ही इसका समाज पर इसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है, इस पर नियंत्रण अपेक्षित है। यानी आपके रहन सहन से, आपके खान पान से अगर समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, समाज पर गलत इफेक्ट आ रहा है, तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरी जो प्रकार है स्वतंत्रता का, वो है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। यानी नागरिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? यानी कोई भी व्यक्ति जिस देश का नागरिक होता है और उस देश की जो सुविधाएं हैं, उस देश की जो संरक्षण है, वो सब उस देश का नागरिक होने के नाते उसे जो प्राप्त होती है, वो नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। हमारे देश में ये स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई है। गेटिल के अनुसार स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। तो वो कहलाती है नागरिक स्वतंत्रताएं, जो व्यक्ति एक नागरिक होने के नाते उस देश से प्राप्त करता है। फिर है स्वतंत्रता का चौथा प्रकार, पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता। अब ये क्या होती है? राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता, अर्थात उसे राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी की स्वतंत्रता हो, राजनीतिक गतिविधियों में उसे भाग लेने की स्वतंत्रता हो। गिलक्राइस्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने, चुनाव में खड़े होने, प्रचार प्रसार करने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने, इन सब का अधिकार हो, वो राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। पांचवा पॉइंट आता है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। अर्थात वो अपनी जो न्यूनतम दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो कर सके। ये आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने के प्रयास भी शामिल हैं, जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने एवं रोजगार की स्वतंत्रता हो, जिससे कि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उसकी स्थिति ऐसी हो, राज्य द्वारा उसे इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो अपना जीवन आसानी से जी सके। फिर बात करते हैं अपन छठे प्रकार की स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं। इसका संबंध अंतःकरण से है। अंतःकरण का तात्पर्य यह है कि आपकी इच्छा से है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था और आचरण की छूट देता है। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं,
किसी भी धर्म में आपकी आस्था हो सकती है, आप उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की आजादी होती है। यानी धार्मिक जो गतिविधियां हैं, इन सबका निचोड़ क्या बता सकते हैं हम कि धार्मिक गतिविधियों में उसे पूर्ण स्वतंत्रता। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना, ये देखिए आप इसके आगे अंडरलाइन कर रखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये सब छूट है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, रीति रिवाज, पूजा तरीके, संस्थाओं का गठन, धर्म का प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति इस स्वतंत्रता में नहीं है। बलात् यानी जबरदस्ती, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने की इसमें अनुमति नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं कहा जाएगा। 7वां प्रकार है स्वतंत्रता का मोरल लिबर्टी, नैतिक स्वतंत्रता। इसका संबंध व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट है, इन सारी स्वतंत्रताओं के जो प्रकार हैं उनके नाम से बिल्कुल स्पष्ट हैं। नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी, इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता है। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। 8वीं स्वतंत्रता है सोशल लिबर्टी, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी सामाजिक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, समान व्यवहार किया जाए, वही सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। हमारे जो संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, वो इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष समता व समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी कानून के अनुसार विधि के समक्ष सब समान हो, किसी तरह के कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाए। 9वीं स्वतंत्रता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है, संप्रभु राज्य का तात्पर्य यहाँ पर है कि उस पर किसी अन्य देश, अन्य राज्य का कोई नियंत्रण नहीं हो, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है। अर्थात वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि 1947 के बाद हमारा जो भारत है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता इसको प्राप्त हो चुकी है। इससे पूर्व ब्रिटिश कानून यहाँ पर लागू होते थे। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं गौण है। यानी अगर ध्यान दीजिए, अगर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं है तो उसकी जो ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हमने पढ़ी, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, ये सब बेकार है, ये सब गौण है। क्योंकि जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो ये स्वतंत्रताएं कुछ भी नहीं होगी, जैसे कि 1947 से पूर्व हमारे देश की स्थिति थी। और अब बात करते हैं अपन 10वें पॉइंट संवैधानिक स्वतंत्रता के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी इनमें कटौती नहीं कर सकता है। और ऐसी ही हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमें दिया गया है वो इस बात की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, यानी जितनी भी हमने ये स्वतंत्रताएं पढ़ी इनके लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए। एसेंशियल कंडीशंस फॉर लिबर्टी, मानवीय स्वतंत्रता के अनुरक्षण हेतु, अनुरक्षण यानी उसके रक्षण हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में आवश्यक हैं। उनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। और वो कौन कौन सी हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता, यानी जो व्यक्तियों का, समाज का स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक होना आवश्यक है। नागरिक की निडरता एवं साहस भी होना आवश्यक है, नहीं तो हर कोई आपकी स्वतंत्रता का हनन कर लेगा। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनप, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जब तक होंगी तब तक ही आपकी स्वतंत्रताएं रह सकेंगी। स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। साथ ही नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना, यानी कुछ लोगों को विशेषाधिकार हो तो फिर बाकी लोगों की स्वतंत्रता कैसे रहेगी, तो ये भी नहीं होना। छठा है आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज, पक्षपात विहीन विधि का शासन हो, यानी किसी तरह
विधि के समक्ष, कानून के समक्ष किसी तरह का पक्षपात नहीं हो, प्रेस की स्वतंत्रता वहां पर हो, निष्पक्ष जनमत वहां पर होता हो, समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो, स्वतंत्र न्यायपालिका भी वहां पर हो, और संविधानवाद यानी संविधान के अनुसार वहां पर कानून व्यवस्था स्थापित हो। ये सारी चीजें जो है ये अनिवार्य शर्तें हैं स्वतंत्रता के रक्षण के लिए। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे लघुतरात्मक प्रश्नों में कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें और इनको लिखें। फिर है आज के इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं, हर्डल्स इन द वे ऑफ लिबर्टी। अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव, यानी स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कब होगी? जब व्यक्ति खुद की स्वतंत्रता के प्रति भी जागरूक नहीं होंगे, या फिर समाज में अशिक्षा की स्थिति होगी तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता के बारे में जानकारी नहीं होगी, गरीबी तथा संसाधनों का अभाव, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। अगर किसी देश में ऐसी स्थिति है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, तो वहां फिर स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। अराजकता का वातावरण 5वां पॉइंट रह गया। संविधान व कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव, कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण और राष्ट्र विरोधी तत्व तथा आतंकवाद। अगर ये सारी परिस्थितियां हैं तो ये परिस्थितियां स्वतंत्रता के मार्ग में निश्चित रूप से बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो इन सबका नहीं होना ही स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यक शर्तें अपन ने ऊपर भी पढ़ी हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है, इनके नोट्स बनाएं या क्वेश्चन आंसर करें, दोनों में से एक काम आप निश्चित रूप से करें। और इसकी बैटरी भी अब डाउन हो रही है। मैं इस वीडियो को अब यहीं एंड करता हूं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर बैठकर आप पढ़ाई करते रहें।